गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग सेवन सेमेस्टर का दूसरा पेपर प्रोफेशनल लॉ एंड एथिक्स यानी एथिक्स का पेपर का कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसका कुछ हम लोग नोट्स को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को इस वीडियो में कवर करना है, जो कि है व्हाट इज इथिक्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इथिक्स, टाइप ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स with example, contract act, stakeholder, role of stakeholder, professionalism and business activity in an office and relation, and BIS। BIS तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं। BIS क्या होता है, बाकी आप लोग BIS होता है, एक बॉडी होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक बॉडी होती है जो कि हमारे जितने भी, जैसे कि सिंपल सा हम लोग बात करें, IS कोड जो होता है, IS कोड 456, IS कोड 800/2007, इस सारे IS कोड को जो होता है स्टैंडर्ड, उसमें क्या नॉर्म्स होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए, कैसे टेस्टिंग का मतलब कि ये कंडीशन क्या होना चाहिए, तो सारे को जो होता है स्टैंडर्ड करवाना, वो BIS का होता है। एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग को पता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये BIS सिंपली एक बॉडी है, इसका सारा काम ये देखना होता है हम लोग का। तो BIS का हम लोग सिंपल में बात कर चुके हैं, व्हाट इज BIS क्या होता है, ये था सब कुछ BIS। अब बात करते हैं एथिक्स। एथिक्स का हम लोग अगर बात करें, एथिक्स क्या है। एथिक्स इज, अगर सिंपल भाषा में कहते हैं, एथिक्स सिंपल सा एक ऐसा स्टडी है जो कि हम लोग को बताता है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। मतलब हम लोग का एक ऐसा मान के चलिए कि ये बताता है क्या सही और क्या गलत है। अगर इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन अपने भाषा में लिखना चाहिए, स्टडी, ethics is the study which determines rightness और wrongness of action। कोई आप एक्शन ले रहे हैं, वो राइट है या रॉन्ग है, वो उसको डिटरमाइन जो करता है, राइटनेस और wrongness ऑफ एक्शन, ये होता है एथिक्स। और राइट का अगर सिंपल से यहाँ पे जो राइट का मतलब होता है, राइट क्या होता है, राइट मतलब कि सोसाइटी में कोई एक रूल बना, आप उस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, स्टेट अकॉर्डिंग टू रूल, सिंपली कर सकते हैं हम लोग उसको राइट। राइट और रॉन्ग किस कौन होता है, राइट और रॉन्ग वही मतलब सोसाइटी एक रूल बनाया, अगर आप उस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप राइट है, एल्स नहीं तो आप स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू रूल। छोटा सा ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे देखे, तो बाकी हम लोग जो नोट्स है उसमें से आगे बढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज इथिक्स, इथिक्स क्या है, टाइप ऑफ इथिक्स बात करेंगे, कोड ऑफ इथिक्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्टेक होल्डर, स्टॉक होल्डर, रोल ऑफ स्टेक होल्डर, प्रोफेशनलिज्म एंड टाइप ऑफ प्रोफेशनलिज्म, बिजनेस एक्टिविटी इन ऑफिस एंड रिलेशन। ये सारे क्वेश्चन आप खुद से भी सर्च नोट्स देख सकते हैं। हम थोड़ा सा ब्रीफ में इन सबको समरी में समरी हम बता रहे हैं। अभी इथिक्स का बात कर चुके हैं। एक छोटा सा MCQ type question, which of the following are function of code of ethics? It can express a shared commitment. It can help the environment in which ethical behavior is not, मतलब कि तो इसका, it can serve as a guide in certain situations. Code can be valuable for academic and education। तो कोड ऑफ इथिक्स क्या होता है कि ये ऐसा इन्वायरमेंट सेट करता है जहाँ पे इथिकल बिहेवियर को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये इसका आंसर होगा बी।
ये एक सिंपल सा एग्जांपल है एमसीक्यू टाइप में का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख के जाइएगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन था क्या कि बिजनेस एक्टिविटी इन ऑफिस, ऑफिस में बिजनेस एक्टिविटी कैसे होता है। सिंपल सा है कि एक आपका बात करते हैं, वो एक बॉडी है। अगर बात करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन है सिंपली, वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑनर होगा, एम्प्लॉय होगा, लेबर होगा, उसका कुछ हिरार्की होता है, मतलब कुछ स्टेप होता है। जैसे हम लोग के कॉलेज में क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे प्रोफेसर, प्रोफेसर के नीचे स्टाफ, उसके जस्ट नीचे हम लोग। तो वो हम लोग को एक हिरार्की बना हुआ है कि ऐसे इस लेवल से हम लोग को काम करवाना होता है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें हम लोग का क्या होता है, ये आप इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं इसको। जैसे एग्जांपल क्या है, बिजनेस एक्टिविटी इन ऑफिस। तो अगर इसका आंसर होगा तो उसको हम लोग इस पैटर्न से समझते हैं। इसको हमको अगर लिखना हो तो बात करते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, एक होगा सीईओ, सीईओ, वहां पे फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ होगा, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे होगा आपका बहुत सारा ब्रांच होगा, एचआर, एचआर एक अलग होगा, डेवलपर होगा, और कुछ हो। अब बात करते हैं एचआर का काम क्या होगा। एचआर जितना भी होगा हायरिंग, एचआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स। फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स। इसका काम क्या होता है कि आपका पहला तो सबको पता होता है कि एचआर का काम क्या होता है, हायरिंग करना। फिर कोई भी पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग का काम हो, एचआर करवाता है। अगर मान के चलिए वर्कर आपका एम्प्लॉय को ट्रेनिंग का जरूरत पड़े, तो उसका ट्रेनिंग के लिए टीम लीडर जो टीएल होता है, टीम लीडर वो रिक्वेस्ट करेगा एचआर को कि सर हम लोग एम्प्लॉय को कुछ नया अपडेट आया, इस तरह का सॉफ्टवेयर आया या किस तरह का स्किल आया, वो सिखाना है, तो उसका रिक्वेस्ट करना है, तो एचआर इस चीज को भी एचआर देखेगा। तो एचआर का हम लोग क्या फंक्शन, दो तीन फंक्शन हम लोग अभी बात किए। हायरिंग तो एक है, पॉलिसी जो भी नया पॉलिसी या डिसीजन में पॉलिसी का आएगा बात, फिर ट्रेनिंग का अगर रिक्वेस्ट आएगा तो वो भी एचआर को ही देखना है। ये बात कर चुके हम लोग इसका। अब बात करते हैं एक शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। और दोनों में क्या होता है जरूरत। शेयर होल्डर जो होता है वो एक कंपनी है, उसमें दो होता है, एक शेयर होल्डर होता है, एक स्टेक होल्डर होता है। शेयर होल्डर होता है जिसका जिसके पास कंपनी का कुछ शेयर है, कंपनी का कुछ शेयर है जिसके पास, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर होल्डर होता है। स्टेक होल्डर क्या होता है, इसके पास भी शेयर होता है, लेकिन क्या होता है इसका जो डिफरेंस, मेन डिफरेंस है क्या कि स्टेक होल्डर वो कंपनी का शेयर से नहीं, मतलब कि कंपनी का जो होता है शेयर, जो शेयर मार्केट में शेयर है, तो वो शेयर होल्डर खरीद चुका है, बेच चुका है। मतलब इससे कंपनी का अगर शेयर प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है। स्टेक होल्डर क्या होता है, ये कंपनी का जो होता है, कंपनी में इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा ही, लेकिन अदर देन, अगर यहाँ शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा तो ही शेयर होल्डर को प्रॉफिट होगा। शेयर का दाम अगर ऊपर जाता है तो शेयर होल्डर, लेकिन स्टेक होल्डर जो होता है कंपनी का अदर टाइप, मतलब कि अदर एरिया ऑफ बेनिफिट, जैसे कंपनी का कुछ प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो भी अगर कंपनी का नुकसान हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, काम बंद रहा, तो उससे इनडायरेक्ट, मतलब उसको डायरेक्ट स्टेक होल्डर को प्रॉफिट और लॉस होता है। तो यानी
स्टेक होल्डर जो होता है, अगर बात करें तो स्टेक होल्डर कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो कंपनी का इसका अदर मतलब शेयर मार्केट शेयर को छोड़कर बाकी अदर सोर्स से भी इसको बेनिफिट या लॉस हो सकता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात है क्या, स्टेक होल्डर जो होता है कि आगे चल के वो कंपनी का ऑनर भी बन सकता है, कब, जब उसके पास 51% यानी 40 मतलब आधे से कुछ ज्यादा से अगर उसके पास आ जाए, तो उस केस में ये कंपनी का क्या हो सकता है, ऑनर बन सकता है। ये था मेन डिफरेंस शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में। तो शेयर होल्डर ये बात कर चुके हैं। अब स्टेक होल्डर बात करते हैं। अब स्टेक होल्डर क्या हो सकता है कि आपका दो तरह का हो सकता है। स्टेक होल्डर एक हो सकता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। स्टेक होल्डर जिसको कंपनी में इंटरेस्ट है। अब इंटरनल में कौन आएगा, इंटरनल में क्या आएगा, मैनेजर आएगा, सप्लायर, एम्प्लॉय, उसके अंदर जो काम कर रहा है। अब एक्सटर्नल को अगर देखें, एक्सटर्नल क्या, गवर्नमेंट, कस्टमर और क्या, कंपटीटर। और हम लोग का क्या हो जाएगा, कस्टमर हो गया। तो इंटरनल सिंपल सा रिसेंट एग्जांपल एक जो एनडीटीवी का है कि हम लोग का उसके पास क्या हुआ था कि 51% शेयर आज का, तो वो मतलब कि वो एनडीटीवी को अपना मतलब कि उसका ऑनर बन चुका था। तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि आप कैसे मतलब कि एक रिसेंट एग्जांपल से आप समझा सकते हैं कि स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, क्या होता है। तो हम लोग अभी बात करें, स्टेक होल्डर इंटरनल एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में मैनेजर, सप्लायर, एम्प्लॉय और गवर्नमेंट, कस्टमर, कंपटीटर। जो हम लोग कंप्यूटर कोई कंपनी है उसका कंपटीटर जो होगा वो हमेशा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर रहता है। वो हमेशा देखते रहते हैं, इंटरेस्ट तो रहता है उसका कंपनी में। बात करते हैं बिजनेस और ऑनर, रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड ऑनर। पहला कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या इंटरेस्ट होगा हम लोग को, कि सैलरी, ट्रेनिंग, वर्क कल्चर। कहीं आप कोई कंपनी में आप जाते हैं तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कंपनी का, तो सैलरी देखेगा, ट्रेनिंग है, प्रमोशन, वर्क कल्चर एथिक्स। आपको जिस कंपनी में आपको कंपनी में हायर किया जाता है तो आपको पहले क्या ट्रेनिंग मिलेगा, सर फिर आपको जैसे कोई एक बंदा, अब आप अंदर गए तो सबसे पहले वो क्या देखे, आप एक्सपेक्टेशन करिएगा कि आपको क्या सैलरी अच्छा मिले, ट्रेनिंग मिले, प्रमोशन, वर्क कल्चर एथिक्स। अब बात करते हैं, जैसे आप अंदर गए कंपनी में, कोई आपको कंपनी आप एज ए क्या प्रोडक्ट है, मतलब आप एज ए रिसोर्स अंदर गए, तो वो आपको क्या करेगा, सबसे पहले आपको पहले आपको तो असाइन करेगा कि आपको कहाँ काम करना है। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस, एज पर परफॉर्मेंस आपको हायर सर्टिफिकेट ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऑनर का क्या काम होता है, इन्वेस्टमेंट करना, हायरिंग, ट्रेनिंग, बिजनेस एथिक्स और पर्सनल एथिक्स। बिजनेस एथिक्स जो होता है, सिंपल सा अगर बात करें बिजनेस एथिक्स और पर्सनल एथिक्स में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेस एथिक्स है कि बिजनेस को क्या का अपना देखना है, प्रॉफिट देखना होता है। वहां पे आपको क्या शो करना है, वर्क शो करना होगा, आप कितना पंचुअल है, और उसका जो भी रूल्स है ना उसको आपको फॉलो करना है। पर्सनल एथिक्स होता है कि आपको पर्सनल एथिक्स हो सकता है कि आपको पर्सनल एथिक्स, जैसे कोई फूड कंपनी में गए आप, पर्सनल एथिक्स है कि केमिकल को फूड में नहीं मिलाना चाहिए, इससे सेहत खराब हो। लेकिन वहाँ बिजनेस एथिक्स है कि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो इस
इस सब केस में आपको वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो ये तो रिलेशनशिप बात कर चुके हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है इतना। अब बात करते हैं, ये मॉडल आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। सीईओ, उसके नीचे एमडी, हायरिंग और रिसोर्स, हायरिंग, एचआर का क्या काम था, हायरिंग था, ट्रेनिंग था, प्रमोशन, सीएल, ये सब जो देखना होता है एचआर का काम होता है। उसके नीचे आता है टीएल, टीम लीडर, उसके नीचे एम्प्लॉय। पर्सनल एथिक्स आप डिनाई कर सकते हैं। पर्सनल एथिक्स का वहाँ आपका जो कंपनी होता है वहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका पर्सनल एथिक्स आपको रोक रहा है तो आप उस काम को नहीं करिएगा। बिजनेस एथिक्स ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर पर्सनल एथिक्स। बिजनेस एथिक्स हमेशा डोमिनेट करता है पर्सनल एथिक्स के ऊपर। अब बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। अभी हम क्या कौन सा अभी हम लोग किस किस के बारे में बात कर चुके हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एथिक्स देख चुके हैं, व्हाट इज एथिक्स बात कर चुके हैं, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर बात कर चुके हैं। रोल ऑफ स्टेक होल्डर का क्या रोल है वो हम लोग और एक बार डिटेल में देखेंगे। बिजनेस एक्टिविटी इन ऑफिस और रिलेशन को हम लोग देख चुके हैं। अभी बात क्या करना है हमको, टाइप ऑफ एथिक्स है, कोड ऑफ एथिक्स बचा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा हुआ है, प्रोफेशनलिज्म एंड टाइप ऑफ प्रोफेशनलिज्म बचा हुआ है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग अभी बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स क्या है कि सेट ऑफ गाइडलाइंस या रूल्स ऑफ, मतलब कि कोड कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस। Code of ethics is a written set of guidelines and management issued by an organization to its worker। मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी एक सेट ऑफ गाइडलाइंस इशू करती है अपने वर्कर को, जिससे उसका हेल्प हो कि मैनेज करने में। तो वही होता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स में सर्टेन गाइडलाइंस होगा कि दस, अब कंडीशन क्या है कोड ऑफ एथिक्स बनाने का, मतलब को कहीं कंपनी एक रिटन सेट ऑफ गाइडलाइंस लिख रही है तो उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ वैलिड मोटिवेशन फॉर इंट्रोडक्शन, मतलब कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, एक वैलिड मोटिवेशन होना चाहिए। उसका सेकंड नंबर पॉइंट है क्या, बोर्ड एक्सेप्टेंस विद इन द कंपनी, यानी बोर्ड जो आप रोल बनाते हो वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठता है वो उसको चेक करेगा वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं। उसके बाद उसके बाद फिर कंटिन्यूस उसका वो कुछ फीडबैक देगा तो वो इम्पोर्टेंट है। उसका जो वेरिफिकेशन होगा कंट्रोल कि अगर ऐसा फॉलो करते हैं तो वो अपना चेक करेंगे कि इससे क्या अम, हम लोग कंक्लूजन निकलेगा। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन इन अ बोर्ड कंपनी फिलोसफी, वहाँ पे बैठ के मतलब कि बोर्ड में इसको इसके ऊपर अपना वो कोई फिलोसफी देना चाहे तो वो दे सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या होगा, जब ये सब हो जाएगा तो हम लोग को क्या एक वहाँ पे आ सकता है कि इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो सकता है कि इम्प्लीमेंट करे तो बहुत फेल हो सकता है। तो अगर वैसा कुछ फिर से रिवाइज होगा फिर से इसी ये प्रोसेस चलते रहता है। अब डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफिकल्टी होता है, तो वो सबसे पहला जो मेन डिफिकल्टी होता है कि वो मतलब कि होता है कि नॉर्म्स एंड बिलीफ्स दे डू नॉट, द मेन डिफिकल्टी विद कोड ऑफ एथिक्स इज दैट दे डू नॉट एस्टेब्लिश प्रायोरिटी बिटवीन नॉर्म्स एंड बिलीफ्स। मतलब वो ऐसा कुछ प्रायोरिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेगी नॉर्म्स एंड बिलीफ्स में, मतलब कि किसी को प्रायोरिटी देना। देयर आर थ्री मेन एरिया दैट कैन क्रिएट एन ऑब्स्टिकल्स टू पुट कोड ऑफ एथिक्स। तो हो सकता है कल्चर, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं बना है किसी पार्टिकुलर कल्चर को वो बेनिफिट दे या फिर इन्फोर्समेंट मतलब कि जबरदस्ती लागू। तो अगर इन्फोर्स करेंगे कि नहीं आपको काम करना है, संडे को भी काम करना है, ये तो इस तरह का कोई सेट ऑफ गाइडलाइंस नहीं बनाना चाहिए। हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल ग्रुप। कोई प्रोफेशनल ग्रुप है तो उसके लिए कोड ऑफ एथिक्स क्या है,
मतलब सिंपल सा दो एग्जांपल अगर कहीं पे आप लिखना क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स एंड तो आपको इसको एग्जांपल देना होगा एक पर्सनल ग्रुप का। जैसे कि बात करते हैं मेडिकल काउंसिल का क्या कोड ऑफ एथिक्स, जनरल प्रिंसिपल जो उसको प्रिंसिपल है, मतलब कि उसका अपना जो एक ड्यूटी होगा कि पेशेंट का ड्यूटी टुवर्ड्स पेशेंट को उसको फॉलो करना चाहिए। और प्रोफेशन का जो ड्यूटी है कि आप डॉक्टर है तो आपका सबसे पहले काम है कि आपको पेशेंट को मतलब कि उसको मेडिसिन देना या क्योर करना, उसके बाद फिर आप पेशेंट की बात करिएगा। डॉक्टर टू डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि अब कोई डॉक्टर को लग रहा है कि ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस है तो कोई डॉक्टर को ऐसा नहीं कि मतलब वो उसका पेशेंट है तो वो ही देख सकता है, तो डॉक्टर डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। बात करते हैं कि पब्लिक शुड बी एजुकेटेड फॉर करेक्ट एंड एथिकल, जिससे कि सिंपल से एग्जांपल करते हैं, पब्लिक को हम लोग अवेयर करना चाहिए कि करेक्ट और एथिकल यूज ऑफ ड्रग, मतलब कि कोई मेडिसिन का सही से कैसे लेना होता है। ये था मेडिकल काउंसिल का। अब बात करते हैं कोड ऑफ सेकंड एग्जांपल कोड ऑफ एथिक्स ऑफ कोई एक चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसका कोड ऑफ एथिक्स क्या होगा कि अपना जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट के बारे में उसको डिस्क्लोज नहीं करे कि इतना कमा रहा है इतना ये है। और डू नॉट क्लेरिफाई द इंफॉर्मेशन, डू नॉट सर्टिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट, मतलब कि अपना खुद से सर्टिफाई नहीं करना अगर कोई इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट। डू नॉट एक्सेप्ट वर्क फ्रॉम अनदर सीए विदाउट वेरिफिकेशन, मतलब कि आप किसी भी अदर सीए का वर्क बिना वेरिफिकेशन के आपको नहीं लेना चाहिए। ये था कोड ऑफ एथिक्स ऑफ सी। अब इंजीनियर्स कोड ऑफ एथिक्स हम लोग बात करते हैं। इंजीनियर्स कोड ऑफ एथिक्स क्या है? इंजीनियर्स कोड ऑफ एथिक्स, नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशन फॉर इंजीनियर डिस्क्राइब देयर कोड ऑफ, यानी एक सोसाइटी है और प्रोफेशन, नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशन फॉर इंजीनियर, वो कुछ कोड ऑफ एथिक्स को डिस्क्राइब किया है। तो पहला क्या, डू नॉट वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन विच आर हैविंग क्वेश्चनेबल करेक्टर, मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कि किस ऑर्गेनाइजेशन से आपको नहीं काम के साथ काम करना है जिसका जिसके मतलब कि जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चनेबल करेक्टर, मतलब उसके करेक्टर पे क्वेश्चन है, करेक्टर पे क्वेश्चन, क्वेश्चनेबल करेक्टर अगर है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करना है। अवॉइड इंजीनियरिंग अनसेफ बेंचिंग, मतलब कि उस जगह काम करने से बचे जहाँ पे सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया, यानी नो सेफ्टी देयर, सेफ्टी को कोई इंपोर्टेंस नहीं दिया। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि आपको कुछ अगर सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना है, आपको शो नहीं करना है। तो ये था इंजीनियर्स कोड ऑफ एथिक्स। अब इथिकल इश्यूज क्या होता है? बिजनेस मैनेजर फेस इथिकल इश्यूज डेट आर वेरी बेस्ड ऑन मार्केट और ग्राफिकल। तो इथिकल इश्यूज हो सकता है कि आपको सिंपल सा है कि आपको कहीं का मार्केट पे इथिकल इश्यूज क्या है, मार्केट और वहाँ का जो जियोग्राफिकल ग्राफिकल रीजन, मतलब कि वो जो होता है वेरी टू वेरी करता है, कहीं का कुछ और हो सकता है। बिजनेस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द मस्ट फॉलो, मतलब कि ऐसा बिजनेस हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई बिजनेस में जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि ऐसा डेवलप करे जो कि हर एक मेंबर उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या पर्टिकुलर को ही फॉलो करना हो उसके लिए आसान हो। अब बात करते हैं कुछ जो फ्यू पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को देख के अपना कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो मतलब बनाना चाहिए। फंडामेंटल इश्यूज उसमें होना चाहिए, डाइवर्सिटी इश्यूज, डिसीजन मेकिंग इश्यूज एंड कंप्लेन एंड गवर्न इश्यूज। जैसे कुछ कोड ऑफ एथिक्स आर फॉलोइंग, टॉप मैनेजमेंट कोड ऑफ एथिक्स, एथिक्स कमेटी, एथिक्स आउटलाइन। जैसे एक होता है सिंपल सा कोड ऑफ एथिक्स फॉलो बनता कैसे है? सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट हुआ, टॉप मैनेजमेंट सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट ये कुछ रूल को फ्रेम किया, तो ये क्या फ्रेम किया? कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स बनाया। और उसका फिर वहां से किसके पास गया? एथिक्स कमेटी के पास गया कि आप चेक करिए इसमें कोई कहीं कुछ एरर तो नहीं है।
तो उसके ऊपर क्या होगा, इथिक्स हॉटलाइन, मतलब कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसका फिर इथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका फिर वो इथिक्स क्या बन जाएगा, वहाँ का सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये एथिक्स एंड लॉज कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इथिक्स। हम लोग अभी क्या बच गए, बिजनेस, मतलब रिलेशनशिप इन अ बिजनेस और ऑफिस में क्या रिलेशन होता है, कि पहले सीईओ होता है, एचआर होता है, टीएल होता है, एम्प्लॉय होता है, सबका क्या वर्क होता है, ये सब बात कर चुके हैं। टीएल का वर्क सिंपल से क्या होता है, सीईओ कंपनी का ऑनर है, जो लास्ट डिसीजन होगा उसका होगा, या टॉप जो ऑर्डर का पर्सन है वो सीईओ होगा, जो कि एचआर से ऊपर होता है। एचआर का काम क्या होता है, वो आप सीएल को देखना होता है, हायरिंग करना होता है। उसके बाद फिर अगर कोई ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट करना है तो आपको एचआर करना होगा। उसके जस्ट नीचे टीएल होता है। टीएल हर एक मतलब कि हर एक ग्रुप को बांट दिया जाता है। अगर सिंपल सा कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसका कुछ डेवलपर टीम होगा, कुछ टेस्टिंग टीम होगा। तो डेवलपर टीम का एक टीम लीडर बना दिया जाएगा, उसके अंदर उसके नीचे कुछ एम्प्लॉय होंगे। तो वो बात कर चुके थे। कोड ऑफ एथिक्स बात कर चुके, कोड ऑफ एथिक्स में मेडिकल क्या होता है, इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स बात कर चुके। उसका जो ऊपर सीए का कोड ऑफ डो नॉट, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, सिंपल से सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि हेल्प करता है कि किसी बिजनेस या कंपनी में कि उस वहाँ पे आसानी से मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कोड ऑफ एथिक्स होगा तो मैनेजमेंट बहुत आसान होगा, नहीं तो कोड ऑफ एथिक्स नहीं रहेगा तो फिर बहुत हो सकता है कि वहाँ पे रश ज़्यादा होगा या फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। एक हायरार्की मेंटेन नहीं, हायरार्की मेंटेन करना है तो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। बात करते हैं अब हम लोग इसका, बात करते हैं टाइप ऑफ एथिक्स। टाइप ऑफ एथिक्स, पहला टाइप क्या है, मेटा एथिक्स। दूसरा नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड थर्ड वन इज अप्लाइड एथिक्स, एंड फोर्थ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। इसके बाद हम देखें मेटा एथिक्स क्या है, कि ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट स्टेट्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एथिकल, मतलब कि आपको मेटा एथिक्स सिंपल सा होता है कि एक सबसे जो ड्राफ्ट वर्जन होता है, सबसे पहला जो बनता है वो मेटा एथिक्स होता है। कि सिंपली इसका काम क्या होता है कि वो समझे कि किस तरह का एटीट्यूड है, या फिर कोई एक स्टेटमेंट या जजमेंट का जो होता है शॉर्ट फॉर्म को कह सकते हैं इसको, ये होता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिकल क्वेश्चन इज द abstract and related to a wide range of specific particular, मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो होता है सिंपल सा शॉर्ट वर्जन कह सकते हैं उसको मेटा एथिक्स। सबसे जो फर्स्ट फॉर्म होता है मेटा एथिक्स में आता है। अब नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होगा उसका देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इथिकल एक्शन, इट इज डिस्टेंट फ्रॉम मेटा एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव। ये क्या होता है, कोई आप एक्शन लेते हैं तो सिंपल से कोई एक रूल बना, अब उसका रूल को अगर फॉलो नहीं होता है तो कुछ आपको एक्शन लेते हैं, तो वो एक्शन का जो पार्ट आता है वो नॉर्मेटिव एथिक्स में आता है। और इट इज द मोस्ट अप्लाइड एथिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ इथिकल एक्शंस, इट इज डिस्टेंट फ्रॉम मेटा एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। मेटा का जो दोनों से डिफरेंट होता है नॉर्मेटिव और नॉर्मेटिव इथिक्स। जैसे कोई एक्शन होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ये ऊपर ये एक्शन होगा, ये सारा जो सेट ऑफ रूल्स है वो नॉर्मेटिव इथिक्स में लिखा होगा। अगर नॉर्मेटिव इथिक्स एक्शन को फॉलो नहीं करते तो कुछ पनिशमेंट होगा, तो वो सब जो आएगा अप्लाइड एथिक्स। अगर नॉर्मेटिव एथिक्स को, जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स के बाद क्या आएगा, इसका जस्ट नीचे आएगा अप्लाइड एथिक्स। इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एथिक्स एंड रिलेटेड टू नॉर्मेटिव। ये अप्लाइड एथिक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मेटिव और रिलेटेड यानी प्रैक्टिकल एथिक्स है। कि सिंपल सा कि आपको अगर चोरी किए हैं तो आपको चोरी किए हैं तो आपको जेल होगा या फिर आप जुर्माना देगा। अगर नहीं करते जुर्माना तो आपको क्या होगा, इम्प्रीजमेंट करना होगा। ये तो प्रैक्टिकल एथिक्स में आ जाएगा। Descriptive ethics is the study of people beliefs about
एंड मोरलिटी, मतलब कि ये पीपल का जो क्या बिलीफ है, क्या मोरलिटी होना चाहिए, ये सब सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव इथिक्स में आता है। तो नॉर्मेटिव इथिक्स और अप्लाइड इथिक्स एक दूसरे पर डिपेंड, मतलब ये नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव इथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है अप्लाइड इथिक्स और डिस्क्रिप्टिव इथिक्स। अभी टाइप ऑफ इथिक्स हम लोग बात कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर दिए, इथिक्स के ऊपर बात कर लिए। इथिक्स क्या है, क्या सही क्या गलत आपके अंदर जो होता है, ये सोसाइटी के अनुसार हम लोग बात करते हैं क्या सही क्या गलत है, उसका जो रूल बनाया जाता है। और कोड ऑफ इथिक्स विथ एग्जांपल हम लोग बात कर चुके हैं। स्टेक होल्डर बात कर चुके हैं। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी बात कर चुके हैं। बच्चा क्या हुआ है मेरे पास, जस्ट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है सिंपल सा, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दो के ऊपर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट है अगर सिंपल सा कि अगर एग्रीमेंट है कि अगर एग्रीमेंट को फॉलो नहीं मतलब कोई एक एग्रीमेंट बना हुआ है, अगर उसको फॉलो नहीं हुआ तो हम लोग हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दूसरे पार्टी के साथ कि हाँ ऐसा है वैसा है, आपको हम ये कंपनसेशन दे देते हैं, आप ये एग्रीमेंट को खत्म कर दीजिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर आपको उस जो डिमांड है, जो क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल नहीं करते तो आप लीगल एक्शन डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें हो सकता है लीगल एक्शन का चांस बनेगा भी और नहीं भी। लीगल एक्शन मे बी और मे नॉट बी, बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा लीगल एक्शन आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अब क्या है, सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें लीगल इफेक्ट आएगा। तो इसमें क्या लीगल इफेक्ट है, परफॉर्मेंस है, फॉर्मेशन है। एक्ट क्या, आपका ये लीगल इफेक्ट आएगा, उसके ऊपर कुछ एक्ट लीगल इफेक्ट में आपका एक्ट होगा। अगर एक्ट को नहीं करते तो कुछ परफॉर्मेंस के रूप में क्या होगा, एक्शन होगा। और एक्शन नहीं तो पॉइंट फॉलो फॉर पनिशमेंट, वहां पे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो सिंपल सा अगर कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर कुछ उसका नोट्स होगा, और ये सिंपल सा आप कर सकते हैं साइड इफेक्ट। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग क्या बात कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर भी बात कर चुके हैं, स्टेकहोल्डर्स और अब आते हैं हम लोग स्टेक होल्डर क्या हुआ, तो बात कर चुके हायरार्की मेंटेन करना, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिटिकल और टीएल के ऊपर। यहाँ पे प्रेशर में इम्प्लॉय जो होता है, प्रेशर होता है, उसको ट्रेनिंग देना होता है। ये भी हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगर देखते हैं कुछ और कंटेंट अगर हमें मिलता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं, बट इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। दैट इज ऑल। थैंक यू।